हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट दिसंबर की तैयारी में लगे होंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 14 को जो है यहाँ पे प्रस्तावित है। तो उसी से रिलेटेड हम आज आपके सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी की जो है एक मैराथन क्लास ले रहे हैं, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग पूरा जो है ये जो मैराथन क्लास है इसको देखिएगा, जिससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को पूर्ण संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को एक बेहतर नंबर से क्रैक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको सप्ताह में 45 घंटे योजना बनाकर कार्य करना होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो इसको भी आपको जानना जरूरी है और आप लोग आरटी एक्ट 2009 पूरा पढ़े होंगे। यहाँ पे आपको रिवीजन क्लास देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा आरटीई एक्ट से है। यहाँ पे है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, वही हमें यहाँ पे बताना है। जैसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम, जिसे हम राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से जानते हैं, इसमें निःशक्त बच्चों की बात की गई है। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की बात की गई, बच्चों की नियमित उपस्थिति की बात की गई। लेकिन यहाँ पे 14 से 18 वर्ष के बच्चों की बात नहीं की गई, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। देखिए, यहाँ पे आपका विकार, देखिए जो विकार है, जो अधिगम अक्षमता है, जो कि आपको 4 प्रकार के अधिगम अक्षमताएं देखने को मिलती है। तो जब बच्चा सी को डी लिख रहा है और डी को सी, तो वो साथियों यहाँ पे डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है या डिसलेक्सिया अधिगम विकार से पीड़ित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। देखिए, यहाँ पे जो निःशक्त बच्चे हैं, जो पिछड़े बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, तो उनको जो है यहाँ पे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा शिक्षा देने की बात की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन एनसीएफ से रिलेटेड है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, उसमें जब प्राथमिक शिक्षक में गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे बच्चों में तार्किक चिंतन, उनमें जो है क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिजिबिलिटी का डेवलपमेंट करना है। ये हमारे जो है एनसीएफ 2005 के गणित पढ़ाने का लक्ष्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एनसीईटी से संबंधित है, जो कि टीचरों के लिए एक संस्था है। देखिए, एनसीईटी का पूर्ण रूप क्या है। एनसीईटी के पूर्ण रूप की बात करें तो एनसीईटी का पूर्ण रूप हो जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि शिक्षकों के शिक्षण की बात करता है। शिक्षकों के शिक्षण की बात ये एनसीईटी करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदता की विशेषता क्या नहीं है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बुद्धिलब्ध आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना। ये यहाँ पे मेंटल रेडिनेंस की विशेषता है साथियों। धीमी गति से सीखना एवं दैहिक जीवन की क्रियाओं को जो है नहीं कर पाना, ये भी आपकी मानसिक मंदता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी मानसिक मंदता है। लेकिन यहाँ पे अंतः व्यक्तित्व संबंध अर्थात इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना, ये आपकी मानसिक मंदता या मेंटल रेडिनेंस की जो है विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। देखिए आपको अभी कुछ समय पहले आपको एक क्वेश्चन देखा गया था के द्वारा कि यहाँ पे निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो देखिए निःशक्त बालकों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वो समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को जो है पढ़ाने की जो है बात की गई, क्योंकि जब समावेशी शिक्षा दी जाएगी तो उसमें जो है सामान्य बालक, उसमें विशिष्ट बालक, उसमें प्रतिभाशाली बालक, उसमें दिव्यांग बालक, ये सभी बालक आएंगे। तो इसलिए उनका जो है जो संप्रेषण है वो आगे बढ़ पाएगा, उनका सामाजिक रूप से विकास हो पाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निःशक्त बालकों को जो है समावेशी शिक्षा के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो यहाँ पे नहीं है, देखिए नहीं है क्वेश्चन नॉट का, यहाँ पे बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन को, नहीं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत होने की यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, रचनात्मक विचार क्रिएटिव जो है आइडिया, ये आपकी प्रतिभाशाली होने का संकेत है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये आपके प्रतिभाशाली होने का संकेत है। क्यूरियोसिटी भी प्रतिभाशाली होने का संकेत है। लेकिन दूसरों से जब कोई बच्चा झगड़ा करता है तो बच्चों में ये कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके विकार से संबंधित है। हाल ही में अभी हम लोगों ने इसके पहले कुछ प्रश्न पहले हमने देखा था। देखिए यहाँ पे बताना कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, क्या ये पठन विकार है, क्या गणित से संबंधित विकार है, क्या लेखन विकार है। तो डिसलेक्सिया जो होता है यह एक पठन या ये यहाँ पे रीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित डिसलेक्सिया होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं आपके NCERT प्लस PYQ से यहाँ पे आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आपके इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, तो पूरी सीरीज आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको जो है अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे उनको भी यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सके और सभी बालकों से वो उनकी लैंग्वेज और संस्कृति को सीख सकें। तो अन्य बालकों के साथ उनकी जो है शिक्षा विशेष बालकों की कराई जाने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे। देखिए एज अ टीचर होने के नाते जब आपके कक्षा का कोई विद्यार्थी बुद्धिमान होता है तो वहाँ उसको उसी तरीके से उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसको मोटिवेशन करने के लिए जो है हमें उसको प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे एक टीचर होने के नाते उसका जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसको हमें मोटिवेशन करना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है।
देखिए समस्या के प्रति जब कोई बच्चा उसकी अर्थ को, इसके मीनिंग को जानने के योग्य हो जाता है, वातावरण के दोषों को जानने के योग्य हो जाता है, उनमें कमियों को देखने के प्रति सजग हो जाता है, तो यह किस बालक की विशेषता है? तो इन 4 विकल्पों में वो साथियों सृजनशील बालक की विशेषता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा से संबंधित। देखिए जो विशेष शिक्षा होती है, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित है? तो स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम है उससे संबंधित होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि विशेष शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षा में जैसे दिव्यांगों और निःशक्त बालकों और पिछड़े बालकों के लिए ये प्रावधान किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और आप अपने सीडीपी सब्जेक्ट में 25+ का टारगेट किए होंगे, जो कि आपका टारगेट यहीं से आपका टारगेट क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। देखिए जब कोई बालक असंगठित से आता है या पिछड़े इलाके से आता है या गरीबी रेखा बिलो पॉवर्टी लाइन से आता है, तो वह अपने स्वतंत्र अध्ययन या स्वतंत्र स्टडी में जो है ये कठिनाइयों का अनुभव करता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए असंगठित घर से बालक आता है तो सामान्य अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे अध्ययन करने में कठिनाइयों का जो है अनुभव करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। देखिए अनपढ़ माता पिता हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनपढ़ माता पिता ऐसा नहीं है कि किसी के माता पिता अनपढ़ हैं तो उसका बच्चा जो है यहाँ पे अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। एज अ टीचर होने के नाते हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चा किस प्रकार से जो है अंग्रेजी सीख सकता है। तो टीचर होने के नाते आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। देखिए कौन सा कारक है, कौन सा यहाँ पे बाधा है, कारक कह सकते हैं या बाधा कह सकते हैं, जो कि कक्षा में बालक के रुचि लेने से रोक रहा है। तो उसकी जो संस्कृति और उसका जो प्रशिक्षण है वो उसे यहाँ पे इंटरेस्ट लेने में रोक रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि कमज़ोर वर्ग वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है। देखिए जो वीकर सेक्शन होता है वो देखिए यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वीकर सेक्शन में कौन आएगा। जैसे EWS हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे BPL बोलते हैं, BPL बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो उसमें ये चीज़ें देखिए यहाँ पे ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग के आते हैं, उन्हें हम वीकर सेक्शन के नाम से जानते हैं। वीकर सेक्शन वर्ग के आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। देखिए पिछड़े बालक की बात यहाँ पे कर रहा है कि कौन से बालक इन 4 विकल्पों में पिछड़े बालक आते हैं। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए है कि जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल ये पिछड़े बालक में आते हैं। जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे आती हैं, ये पिछड़े में आते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक, असमयोजित या कुसमयोजित जो बालक होते हैं वो भी पिछड़े में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, क्योंकि 3 विकल्पों में तीनों विकल्प राइट हैं पिछड़े बालकों के विशेषता के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है एलेक्सिया। एलेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो एलेक्सिया जो है ये पढ़ने की अक्षमता या पढ़ने का जो डिसऑर्डर होता है ये इससे संबंधित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं अपने मेमोरी में
जो है सेव कर लेना है कि एलेक्सिया किससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। एक यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइजोइड वर्ग के जो बालक आते हैं, साइजोइड वर्ग में प्रतिभाशाली बालक आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। देखिए विशिष्ट बालक में वे सभी बालक आते हैं, जैसे पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला बालक, दिव्यांग बालक। तो ये सभी पिछड़े बालक में आते हैं, सॉरी साथियों विशिष्ट बालक में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी या उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपराधी बालक डेलिक्विएंट चाइल्ड कौन होता है। अपराधी बालक कौन होता है, अपराधी बालक वे होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जैसे समाज में कोई अपराध करते हैं और वो यहाँ पे 16 वर्ष से कम होते हैं, तो अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो यहाँ पे डिसऑर्डर से संबंधित है, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यता होता है। देखिए जो शारीरिक रूप से डिसेबल होते हैं, शारीरिक रूप से जो डिसेबल बालक होते हैं उनमें जो है ये डिस्ग्राफिया नामक जो डिसऑर्डर होता है ये यहाँ पे पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता बताना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं साथियों वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान में निर्भर होते हैं और अपने जो यहाँ पे जो उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसमें वो आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो साथियों यहाँ पे डिसलेक्सिया से ग्रसित है। डिसलेक्सिया डिसऑर्डर जो होता है, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से ये ग्रसित है, क्योंकि वो सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। देखिए एज अ टीचर एग्जाम हॉल में बैठिए तो एज अ टीचर होने के नाते आपको एज अ टीचर सोचना है और बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है उस प्रकार से यहाँ सोचना है। तो यहाँ पे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, इस प्रकार के हमें टीचर होने के नाते ये चीज़ें वहाँ पे करवानी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मोहन खेल के दौरान में देखिए सॉरी साथियों मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते। तो उसका रीजन क्या हो सकता है। देखिए रीजन है कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए मोहन जो है यहाँ पे बैसाखी का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन अंतिम और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अंतिम और सेकंड क्वेश्चन है कि डैश डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो देखिए आनुवांशिक संरचना, उसके बाद वातावरण। देखिए आनुवांशिकता आनुवांशिकता इंटू वातावरण का कॉम्बिनेशन होता है तब बच्चों में प्रतिभाशीलता देखने को मिलती है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है।
तो बच्चों को जब सीखने और सुनने के लिए उनमें जो है लर्निंग के लिए जो इन्वायरमेंट है उसके लिए सबसे उपयुक्त है कि शिक्षार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ये चीज़ें बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक अध्यापक या टीचर होने के नाते ये चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सीटेट सीडीपी का वन लाइनर या फैक्चुअल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट में एक अच्छे स्कोर करने में यहाँ पे हेल्प कर सकें। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।